अंग्रेज कहते हैं कि अनाज नहीं, सिर्फ नील उगाओ। वादे नहीं, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। पर भारत एक विशाल समुद्र है। नमक, जो कुदरत ने सबको मुफ्त दिया। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश हुकूमत का वादा है, करो या मरो। हिंदुस्तान या तो बैठेगा या बर्बाद होगा। मैं तैयार हूं भारत को जानने के लिए। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 1915 से 1931 के बीच के जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, उनको खंगालने पर ब्रितानी सत्ता के उन हड्डियों में पड़ी दरारें साफ दिखने लगती हैं। इसे गांधीवादी युग, सत्याग्रह से स्वराज तक कहा जाता है। बहुत ही दिलचस्प दौर था ये, है ना? हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की कहानी कहते हैं कि कैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक साधारण सा, मतलब बिना हथियारों वाला वकील दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। बिल्कुल। ये इतिहास सिर्फ तारीखों का संकलन नहीं है। अगर इसके भीतर झांका जाए तो ये मानव मनोविज्ञान, सत्ता के विकेंद्रीकरण और रणनीतियों का एक मास्टर क्लास है। और इस चर्चा से हमें उस तंत्र को समझने में मदद मिलेगी जो बिना किसी सेना के इतने बड़े जन आंदोलन खड़ा करता है। हथियारों के बिना लड़ी गई जंग में असल हथियार क्या होते हैं, इसके पीछे की रणनीतिक सोच कैसे काम करती है और कैसे एक अकेला विचार पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। इस ऐतिहासिक दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही शांत दृश्य से होती है। जी 1915 का साल। हाँ, जनवरी का महीना और बंबई का अपोलो बंदरगाह। दक्षिण अफ्रीका से एक इंसान भारत लौटता है। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। दुनिया की नजर में वो बस एक वकील था जिसने अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़ दी थी। लेकिन उसके पास एक ऐसा विचार था, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। सुनने में ये एक दार्शनिक विचार लगता है, लेकिन गांधी के लिए ये एक पूरा विज्ञान था। एक विज्ञान? जी, ये एक कार्यप्रणाली थी जिसका परीक्षण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छे से किया था। पर शुरुआत में तो यह विज्ञान कम और एक आदर्शवादी प्रयोग ज्यादा लगता है ना? मेरा मतलब है, आखिर कोई साम्राज्य किसी के भूखे रहने या लाठी खाने से क्यों डरेगा? यही तो बात है। सत्ता तो ताकत की भाषा समझती है। यही वो बिंदु है जहां गांधी की समझ बाकी नेताओं से एकदम अलग थी। देखो, सत्ता ताकत से जरूर चलती है, लेकिन वो ताकत टिकी होती है जनता के सहयोग पर। अच्छा। सत्याग्रह सिर्फ भूख हड़ताल नहीं था, ये उस सहयोग को वापस लेने का एक अनुशासित तरीका था। लेकिन गांधी ये भी जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका का फॉर्मूला सीधे भारत में, मतलब कटपेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, हालात अलग थे और यहीं पर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की वो सलाह सामने आती है जो किसी भी नेतृत्वकर्ता के लिए एक केस स्टडी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह थी वो। आपका स्वागत है मोहनदास। दक्षिण अफ्रीका की जीत बड़ी थी, पर भारत एक विशाल समुद्र है। यहाँ की राजनीति में उतरने से पहले इसकी लहरों को समझना होगा। मैं तैयार हूं भारत को जानने के लिए। मैं पहले इस देश की धूल को अपने माथे पर लगाकर इसे महसूस करना चाहता हूं। गोखले ने कहा कि राजनीति में उतरने से पहले, अपने विचार थोपने से पहले 1 साल तक इस देश का भ्रमण करो, सिर्फ देखो और सुनो। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया हो। हाँ, सही एनालॉजी है ना? और वो सीधे अपने वातानुकूलित ऑफिस में बैठकर टॉप डाउन फैसले लेने के बजाय अपना पहला पूरा साल फैक्ट्री के फ्लोर पर मजदूरों के साथ बिताए, ताकि वो कंपनी की कागजी रिपोर्टों के बजाय जमीनी हकीकत और उस असली दर्द को समझ सके। ये उदाहरण इस परिस्थिति पर एकदम सटीक बैठता है। उस समय के ज्यादातर भारतीय नेता एलीट क्लास से थे। वकील या जमींदार। बिल्कुल, वे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे।
उनका भारत लंदन और बंबई के ड्राइंग रूम्स में बसता था। सही बात है। गोखले की सलाह ने गांधी को उस भारत से मिलाया जो असल में तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों में, गांवों में और असल गरीबी में सफर कर रहा था। इस 1 साल के ऑब्जर्वेशन पीरियड ने गांधी को यह स्पष्ट कर दिया कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो ताकत मुट्ठी भर वकीलों की याचिकाओं में नहीं है, बल्कि इन करोड़ों ग्रामीणों के पास है। बिल्कुल सही। और इसी भ्रमण और समझ का पहला बड़ा विस्फोट हमें 1916 में देखने को मिलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का उद्घाटन समारोह चल रहा था। जी, फरवरी का महीना था। हाँ, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, वाइसरॉय और कुलीन वर्ग के लोग रेशमी कपड़ों और गहनों से लदे बैठे थे। और उन सब के बीच ये इंसान खड़ा होता है और स्पष्ट रूप से कह देता है कि इस भारतीय राष्ट्रवाद में गरीबों और किसानों की कमी है। बहुत बड़ी बात थी ये। उन्होंने वहां बैठे अमीरों को आईना दिखाते हुए इशारा कर दिया कि ये जंग सिर्फ महलों की नहीं, झोपड़ियों की भी होगी। जब तक हम खुद को इन कीमती गहनों से मुक्त नहीं करते और किसानों मजदूरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझते, तब तक भारत की मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या ये भाषण एक टर्निंग पॉइंट था? उस मंच पर गांधी का वो भाषण महज एक संबोधन नहीं था, वो एक वैचारिक भूचाल था। अच्छा। देखो, उस समय तक राजनीति का मतलब था ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखना, कुछ रियायतें मांगना और संवैधानिक सुधारों की उम्मीद करना। हाँ, पिटीशन वाली राजनीति। बिल्कुल। गांधी ने उस पूरे सिस्टम को ही खारिज कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा को एलीट वर्ग के क्लब से निकालकर आम आदमी के पसीने और दर्द से जोड़ दिया। उन्होंने उन राजाओं से सीधा कहा कि जब तक आप अपने इन गहनों को उतारकर भारत के आम नागरिक के साथ खड़े नहीं होते, तब तक किसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी, एक भाषण से तो कोई क्रांति नहीं आती ना। विचार तो कागज पर आ गए थे, दिशा भी तय हो गई थी कि अब जनता को साथ लाना है। लेकिन क्या महज एक भाषण उस कुलीन वर्ग से सत्ता छीनकर आम जनता को सौंपने के लिए काफी था? नहीं, भाषण केवल एक रूपरेखा था। विचारों को जमीन पर उतारने के लिए ना एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। हम लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो विचार मन से बोला गया है वो असल जिंदगी की लड़ाई में काम भी करता है। और हमारे स्रोत हमें ठीक उसी परीक्षण के दौर में ले जाते हैं। 1917 और 1918 का दौर। जी, वे 3 मोर्चे जहां सत्याग्रह के हथियार को पहली बार भारतीय जमीन पर परखा गया। ये 3 मोर्चे इतिहास की टाइमलाइन में बहुत तेजी से गुजरते हैं, लेकिन अगर इनकी कार्यप्रणाली को समझें तो ये बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील यानी इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं था, ये आर्थिक शोषण की एक बहुत क्रूर व्यवस्था थी। और चंपारण की घटना में गांधी की रणनीति समझने लायक है। जी। वे वहां कोई बड़ा राजनीतिक नारा लेकर नहीं गए थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक वकील की तरह हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, डेटा इकट्ठा किया और ब्रिटिश प्रशासन को उन्हीं के कानूनों के तहत चुनौती दी। स्मार्ट मूव। जी। और जब उन्हें जिला छोड़ने का आदेश मिला तो उन्होंने सविनय अवज्ञा की, शांति से कहा कि मैं कानून तोड़ूंगा और आप मुझे जेल भेज दें। प्रशासन इस अजीब गरीब विरोध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अरे वाह। साहब, पेट खाली है और अंग्रेज कहते हैं कि अनाज नहीं, सिर्फ नील उगाओ। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये नील अंग्रेजों के कानून को नहीं, उनके घमंड को डुबा देगी। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, हमारी जीत हुई। और चंपारण में मिली सफलता के तुरंत बाद 1918 का खेड़ा आंदोलन आता है। जी, गुजरात में। हाँ, वहाँ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को अपना लगान यानी टैक्स किसी भी हाल में चाहिए था। हाँ। वहाँ सत्याग्रह का इस्तेमाल करदाताओं के विरोध के रूप में हुआ। बिल्कुल। महात्मा गांधी की और फिर उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन। हाँ। जहां वेतन वृद्धि के लिए गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।
मतलब एक ही हथियार अलग अलग मोर्चों पर। और इन तीनों घटनाओं की एक समान कड़ी को देखना बहुत जरूरी है। वो क्या? चंपारण में मुद्दा कृषि और किसानों का था, खेड़ा में जमीन के टैक्स का था और अहमदाबाद में औद्योगिक मजदूरों का था। 3 अलग वर्ग। बिल्कुल। एक ही तकनीक यानी सत्याग्रह को समाज के 3 सबसे बड़े और अलग अलग शोषित वर्गों के लिए इस्तेमाल किया गया। इन 3 क्षेत्रीय जीतों ने पूरे देश के सामने एक मॉडल पेश कर दिया। अच्छा। ये आने वाले एक बहुत बड़े राष्ट्रीय तूफान का, जिसे हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं, वो था। अब भारत के आम आदमी को पता था कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया जा सकता है, और मुझे लगता है ये बात ब्रिटिश सरकार को भी समझ आ गई थी। एकदम। क्षेत्रीय स्तर पर मिली इन जीतों ने उस साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी जो खुद को अजय मानता था। और डर से भरी हुई सत्ता अक्सर क्रूर फैसले लेती है। जी। ब्रिटिश सरकार ने भी यही किया। साल 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। ये एक ऐसा कानून था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे से न्याय का मुखौटा पूरी तरह से नोच लिया। रॉलेट एक्ट कोई सामान्य कानून नहीं था। इसने सरकार को ये शक्ति दे दी कि वो बिना किसी मुकदमे के, बिना अदालत में पेश किए किसी भी व्यक्ति को महज शक के आधार पर जेल में डाल सकती है। मतलब कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। बिल्कुल। ये बुनियादी मानवाधिकारों को कुचलने का एक सीधा प्रशासनिक हथियार था, जिसका मकसद उठती हुई आवाजों को पैदा होने से पहले ही दबाना था। चलो ट्रक में बैठो। हमारा क्या कसूर है? इस काले कानून के बाद भारत में आजादी की हर आवाज जेल की सलाखों के पीछे मर जाएगी। न कोई वकील, न कोई अपील। ये कानून नहीं, इंसानियत पर बेड़ियां हैं। अगर दलील और वकील छीन लिए गए तो अब सिर्फ सत्याग्रह ही हमारी दलील होगा। और इसी दमनकारी सोच का सबसे खौफनाक नतीजा 13 अप्रैल 1919 को सामने आया। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही दुखद दिन था वो। नरसंहार ने सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि गांधी के पूरे वैचारिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया। पूरी तरह से। भाइयों, रॉलेट एक्ट काला कानून है, लेकिन हमें शांति से अपनी आवाज वो इंसान जो अब तक ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखता था, जिसे लगता था कि अंग्रेज मूलतः न्यायप्रिय हैं, वो पूरी तरह से एक विद्रोही में बदल गया। जलियांवाला बाग वो बिंदु था जहां से मनोवैज्ञानिक वापसी, मतलब पीछे लौटना, पूरी तरह असंभव हो गया था। इस घटना ने भारत के लोगों के मन से ये भ्रम हमेशा के लिए मिटा दिया कि ब्रिटिश शासन का कोई भी हिस्सा उनके भले के लिए है। सही बात है। इसके बाद साम्राज्य के प्रति वफादारी का कोई भी तर्क बेमानी हो गया था। गांधी समझ गए थे कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, पूरे तंत्र को ही पंगु बनाना होगा। और दिलचस्प बात तो यहाँ से शुरू होती है। उस तंत्र को पंगु बनाने की रणनीति भी बहुत सूक्ष्म थी। ये कोई हथियारों वाला विद्रोह तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ गठबंधन किया। इसका सीधा सा गणित ये था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक अंग्रेजों की फूट पालो और राज करो की नीति काम करती रहेगी। जी, एकता बहुत जरूरी थी। और इसी हिंदू मुस्लिम एकता की दीवार के पीछे से जन्म हुआ 1919 से 1922 तक चलने वाले इतिहास के सबसे अनोखे प्रयोग का असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के सिद्धांत सत्ता की एक बहुत बड़ी कमजोरी पर प्रहार करता है। मुट्ठी भर अंग्रेज भारत के करोड़ों लोगों पर राज अपनी ताकत से नहीं बल्कि भारतीयों के सहयोग से कर रहे थे। सही कहा। भारतीय ही उनके क्लर्क थे, भारतीय उनके सिपाही थे, भारतीय उनके कोर्ट में वकील थे, और तो और भारतीय ही उनका मैनचेस्टर का कपड़ा खरीदते थे। मतलब सारा सिस्टम हमारे ही कंधों पर था। बिल्कुल। गांधी का तर्क था कि अगर हम ये सहयोग वापस ले लें तो ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और जब हम इस आंदोलन के तंत्र को देखते हैं तो इसका आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव हैरान करने वाला लगता है। लोगों ने सरकारी पदवियां लौटा दी, जी। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। सबसे बड़ी बात, चौराहों पर विदेशी कपड़ों की विशाल होलियां जलाई जाने लगी। जब अन्याय के खिलाफ असहयोग हमारा शस्त्र बन जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी हिलने लगती है। इन अदालतों में इंसाफ नहीं, गुलामी बिकती है। आज हम अपनी जंजीरें खुद उतार रहे हैं।
पर यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या महज विदेशी कपड़े जलाने या स्कूल न जाने से, मतलब क्या कोई इतना बड़ा साम्राज्य सच में डर सकता है? अगर इसकी आर्थिक और लॉजिस्टिक पहलू को समझा जाए ना, तो इसका जवाब है हाँ। अच्छा। जब भारतीयों ने अदालतों का बहिष्कार किया तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था ठप हो गई, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण टिका था। विदेशी कपड़ों की होली कोई महज प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर एक सीधा हमला था। ओहो। मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई। देखो, सत्ता भय और निर्भरता पर चलती है। असहयोग ने अंग्रेजों के मन में नियंत्रण खो देने का एक गहरा प्रशासनिक खौफ पैदा कर दिया। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस भीड़ के हाथ में कोई हथियार ही नहीं है, उसे गिरफ्तार किस जुर्म में किया जाए। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। हवा में ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब तो ब्रिटिश सरकार घुटने टेकने ही वाली है। जी। लेकिन तभी इतिहास की टाइमलाइन एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज भी बहसों के केंद्र में है। फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा गांव। एक बहुत ही निर्णायक मोड़। एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। हमारी आवाज दीवारों को हिला देगी। Turn back to the administrative building. We charge now. मशालें रास्ता दिखाने के लिए थीं, नफरत की आग जलाने के लिए नहीं। उस एक अकेली घटना ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का भविष्य मतलब लिटरली 180 डिग्री घुमा दिया। वही तो, पूरा देश उस वक्त जीत के बेहद करीब था। ब्रिटिश सरकार जबरदस्त दबाव में थी। बिल्कुल थी। लेकिन चौरी चौरा की खबर सुनते ही गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को और खुद उनके सबसे करीबी सहयोगियों को, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सबको स्तब्ध कर दिया। जी, सब हैरान रह गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी वैचारिक खाई नजर आती है। मैं सोच रही थी, जब आजादी दरवाजे पर खड़ी थी, तब केवल एक गांव की हिंसक घटना के कारण पूरे राष्ट्रीय मोर्चे को रोक देना, क्या ये एक भयंकर रणनीतिक भूल नहीं थी, या फिर अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का कोई उदाहरण? इस फैसले को समझने के लिए ना हमें आजादी और गांधी के स्वराज के बीच का अंतर समझना होगा। वो क्या है? विशुद्ध सैन्य या राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मोमेंटम तोड़ने वाली एक बहुत बड़ी भूल लग सकती है, लेकिन गांधी का तर्क बहुत स्पष्ट था। अच्छा। अगर ये संघर्ष हिंसा में बदल गया तो अंग्रेज अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके इसे कुचल देंगे, क्योंकि हिंसा के खेल में भी ज्यादा ताकतवर थे। ये तो है। और दूसरी और सबसे अहम बात, गांधी का मानना था कि अगर आजादी हिंसक भीड़ के बल पर हासिल की गई तो जो नया भारत बनेगा उसकी नींव में भी वही हिंसा और अराजकता होगी। मतलब लक्ष्य से ज्यादा उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते की पवित्रता मायने रखती है। बिल्कुल सही। चौरी चौरा ने उन्हें ये दिखा दिया था कि देश अभी उस अहिंसक अनुशासन के लिए तैयार नहीं है जिसकी इस बड़े युद्ध में जरूरत थी। जी। ये महज आंदोलन रोकना नहीं था, बल्कि एक समाज के रूप में आत्ममंथन करने का समय था। ये राजनीतिक इतिहास के सबसे साहसिक फैसलों में से एक था, जहां एक नेता अपने ही लोगों के गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। सही बात है। और इस अचानक लगे ब्रेक के बाद एक लंबा राजनीतिक सन्नाटा छा गया। लेकिन जब वो सन्नाटा टूटा ना, तो मांग सिर्फ कुछ रियायतों की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1929 का साल आते आते लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। रावी नदी का किनारा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, और वहां एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ जिसने ब्रिटिश सरकार के होश उड़ा दिए। पूर्ण स्वराज का ऐलान। वक्त आ गया है कि हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। आज से हमारा एक ही मकसद है, पूर्ण स्वराज। इंकलाब जिंदाबाद। पूर्ण स्वराज का ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय तक डोमिनियन स्टेटस की बहस चल रही थी। ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि सरकार तो भारतीयों की होगी, प्रशासन भारतीय चलाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर का बॉस यानी देश का मुखिया वो ब्रिटिश राजशाही ही रहेगी। अच्छा, मतलब पूरी आजादी नहीं। जी। भारत पूर्ण स्वराज के जरिए इस आखिरी वैचारिक और संवैधानिक तार को भी काटना चाहता था। और इसी संकल्प के साथ 26 जनवरी 1930 को देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और तिरंगा फहराया गया।
लेकिन देखिए, कागज पर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देना एक बात थी, और उस आजादी को असल में ब्रिटिश साम्राज्य के जबड़ों से निकाल लाना बिल्कुल अलग बात। बिल्कुल, उसके लिए एक योजना चाहिए थी। इसके लिए एक ऐसे एक्शन प्लान की जरूरत थी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। और यहीं पर इतिहास का वो पन्ना खुलता है जो रणनीति के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक था, नमक। जी, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ गांधी 240 मील पैदल चलने निकलते हैं। मकसद था समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ना। आज इस मिट्टी पर पड़ा मेरा पहला कदम ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील होगा। गुलामी का हर कानून आज टूटेगा और आजादी की गूंज सड़कों पर सुनाई देगी। ये सिर्फ रेत पर पड़ने वाले निशान नहीं है, ये आजादी की इबारत है जिसे समंदर भी नहीं मिटा पाएगा। नमक, जो कुदरत ने सबको मुफ्त दिया, उस पर आपका टैक्स। आज ये एक मुट्ठी नमक दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिला देगा। हमने कानून नहीं, अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। ताकत का मुकाबला ताकत से करना आसान है, लेकिन जुल्म के सामने शांत खड़े रहना असली बहादुरी है। जब गांधी ने नमक को अपने हथियार के रूप में चुना ना, तो उस वक्त की ब्रिटिश लीडरशिप से लेकर कई भारतीय नेताओं तक ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। सच में? हाँ, उन्हें लगा कि नमक जैसी मामूली चीज से भला कोई राजनीतिक क्रांति कैसे आ सकती है। ये तो आज के दौर के किसी बहुत ही सोचे समझे वायरल कैंपेन के एल्गोरिदम को हैक करने जैसा लगता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ना? अगर वे संविधान या अधिकार जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद एक गरीब किसान खुद को उससे ना जोड़ पाता। हाँ। लेकिन नमक, ये तो सबके घर में होता है। एकदम। नमक का मनोविज्ञान बहुत गहरा था। ये किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग का मुद्दा नहीं था। ये एक अमीर व्यापारी की भी जरूरत थी और एक गरीब मजदूर की भी। जब नमक पर अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा दिया तो इसका सीधा मतलब था कि सत्ता इंसान के जीवित रहने के सबसे बुनियादी अधिकार पर कब्जा कर रही है। बाप रे। और जब 6 अप्रैल को दांडी के तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर वो कानून तोड़ा गया तो उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का ये सैलाब हैरान करने वाला था। स्रोत बताते हैं कि पहली बार घरों की औरतें बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी। जी। इनक्विलाब जिंदाबाद, भारत माता की। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसा लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब हजारों लाखों लोग खुशी खुशी कानून तोड़कर खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए आगे आने लगे तो प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया। बिल्कुल। आप इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? अदालतें और जेलें छोटी पड़ गईं। और यही सविनय अवज्ञा की सबसे बड़ी जीत थी। कैसे? जिस पुलिस, जिस जेल और जिस कानून के साए पर भारतीय कभी कांपते थे, आज वे उसी कानून का खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। ये सिर्फ नमक बनाने की घटना नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के मन से एक साथ सत्ता के डर की मौत थी। और इस डर की मौत को पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। यूरोपीय और अमेरिकी पत्रिकाएं जैसे टाइम मैगजीन भारत को बड़े चाव से कवर कर रही थीं। जी, ये एक ग्लोबल इवेंट बन गया था। दुनिया भर के अखबारों में ये छप रहा था कि कैसे एक लाठी और आधी धोती वाले इंसान ने अपनी नैतिक ताकत से दुनिया के सबसे विशाल और सशस्त्र साम्राज्य को अपंगु बना दिया है। इस भारी वैश्विक दबाव और भारत में चरमराते प्रशासन के कारण शासकों को समझ आ गया कि अब दमन का चाबुक काम नहीं करेगा। उन्हें मजबूरन बातचीत की मेज पर आना पड़ा। वाइसरॉय इरविन, जो गांधी से मिलना भी अपनी तौहीन मानते थे, उन्हें 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तहत सविनय अवज्ञा को रोका गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की शर्त मानी गई। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेतृत्व एक समान स्तर पर बैठकर बात कर रहे थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकला? क्योंकि इसी समझौते के तहत गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन गए। जी। लेकिन वहां का मंजर उस एकजुटता से बिल्कुल अलग था जो भारत की सड़कों पर दिख रही थी। बहुत अलग था। वहां लंदन के उस मेज पर भारत की अंदरूनी सामाजिक दरारें
खुलकर सामने आ गईं। ठीक। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि वहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग मजबूती से रखी। ये एक बहुत ही जटिल और बुनियादी वैचारिक टकराव था। हाँ। दोनों के अपने अपने बहुत मजबूत तर्क थे। अंबेडकर का तर्क अपने आप में बहुत ठोस था कि दलितों का भारतीय समाज में इतना ऐतिहासिक शोषण हुआ है कि वे सवर्णों के भरोसे नहीं रह सकते। सही बात है। उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली चाहिए। लेकिन गांधी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उनके नजरिए से अगर दलितों के लिए अलग चुनाव प्रणाली बन गई तो हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा जी। और जो सामाजिक छुआछूत की बीमारी है वो कानूनी रूप से पक्की हो जाएगी। हमें आजादी चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। अलविदा लंदन, हम अपने भाग्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच गहरी बहस हुई। बात किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और अंग्रेज तो इसी फूट का फायदा उठाना चाहते थे। उनका तो पुराना खेल था ये। और अंततः गांधी लंदन से कोई ठोस राजनीतिक जीत या आजादी का वादा लिए बिना खाली हाथ भारत लौट आए। कागज पर और तत्कालीन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में गोलमेज सम्मेलन एक विफलता थी। इतिहास की किताबों में ना अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम देखने को मिलता है। ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है मानो 1947 की आज़ादी एक बहुत ही सुव्यवस्थित और कानूनी प्रक्रिया के तहत सौंप दी गई थी। हाँ, जैसे किसी एक हाथ से चाबी दूसरे हाथ में थमा दी गई हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्राथमिक स्रोतों की गहराई में उतरते हैं तो सच्चाई एकदम अलग ही नजर आती है। सच्चाई ये है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की एक बेहद घबराई हुई और अफरा तफरी में की गई वापसी थी। एकदम सही कहा आपने, और इसीलिए इस दौर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारतीय इतिहास के उस सबसे उथल-पुथल भरे दौर को यानी 1942 से 1948 के बीच के समय को डिकोड करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि आज हम इसे सिर्फ टेक्स्ट बुक के चश्मे से नहीं देखेंगे। तो हम किन स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम उस समय लिखे गए निजी खतों, खुफिया पुलिस की रिपोर्टों और नेताओं की आत्मकथाओं के अंशों पर बात करेंगे। मेरा मानना है कि यह सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की भी कहानी है कि हम इस इतिहास को आखिर जानते कैसे हैं। मैं कहूँगा कि ये कालखंड ऐतिहासिक दृष्टि से एक अनूठा केस स्टडी है। देखिए, इसमें एक ही समय पर उच्च स्तरीय कूटनीति विफल हो रही थी और उसी दौरान जमीन पर बिना किसी लीडरशिप के एक विशाल जन विद्रोह भड़क रहा था। और साथ ही देश के टुकड़े होने की वो भयानक मानवीय त्रासदी भी आकार ले रही थी, है ना? बिल्कुल। ये महज सत्ता ट्रांसफर होने की कहानी नहीं है। ये इस बात का दस्तावेज है कि कैसे एक पूरा समाज टूटता है और कैसे नई राजनीतिक वास्तविकताएं जन्म लेती हैं। तो इसकी शुरुआत हम 1942 से करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध एकदम अपने चरम पर था। जापानी सेनाएं तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया को रौंदती हुई भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थीं। और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सच में एक अस्तित्व का संकट था। लंदन में बैठे विंस्टन चर्चिल पर उस वक्त चौतरफा दबाव था। किस तरह का दबाव? क्या सिर्फ मिलिट्री का डर था? नहीं, सिर्फ जापान का सैन्य खौफ नहीं था। उनके अपने सहयोगी देशों, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के चियांग काय शेक का बहुत भारी कूटनीतिक दबाव भी था उन पर। अच्छा, तो वो चाहते थे कि भारत को भी युद्ध में शामिल किया जाए। हाँ, उनका स्पष्ट संदेश था कि भारत के विशाल संसाधनों और वहां की जनता के सक्रिय सहयोग के बिना एशिया में ये युद्ध जीतना लगभग असंभव है। और इसी खताशा में चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन? तो उनका लक्ष्य बस भारतीयों को युद्ध के लिए राजी करना था? बिल्कुल, किसी भी कीमत पर भारतीय नेताओं का समर्थन हासिल करना। तो जब क्रिप्स भारत आए तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दांव था। उन्होंने मुख्य रूप से 2 वादे किए। पहला था डोमिनियन स्टेटस।
यानी युद्ध खत्म होने के बाद भारत को स्वशासन का अधिकार दे दिया जाएगा, हालांकि वो ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन ही रहेगा। सही कहा। और दूसरा वादा था एक भारतीय संविधान सभा बनाने का, लेकिन कांग्रेस ने इसे तुरंत नकार दिया और अपनी एक शर्त रख दी। हाँ, उन्होंने कहा कि भविष्य के इन वादों से काम नहीं चलेगा। उन्हें वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में तत्काल एक भारतीय रक्षा सदस्य की नियुक्ति चाहिए थी। मतलब सेना की कमान सीधे एक भारतीय के हाथ में, और यहीं पे क्रिप्स ने मना कर दिया, है ना? बिल्कुल, वो रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण भारतीयों को सौंपने के लिए तैयार ही नहीं थे। बातचीत वहीं टूट गई। यह प्रस्ताव एक ऐतिहासिक मौका है। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश हुकूमत का वादा है, वादे नहीं, हमें फुल फ्रीडम चाहिए। और आपका यह प्रस्ताव, यह एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया पोस्ट डेटेड चेक है, हमें मंजूर नहीं। और इस क्रिप्स मिशन के खाली हाथ लौटने का जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ वो बहुत गहरा था। लोगों को समझ आ गया कि बातचीत का हर रास्ता अब बंद है। और यहीं से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो गुस्सा क्रिप्स मिशन की विफलता से पनपा, वो अगस्त 1942 तक एक बड़ा ज्वालामुखी बन गया। हाँ, 8 अगस्त 1942 मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। गांधी ने अपना सबसे उग्र भाषण दिया और भारत छोड़ो का ऐलान कर दिया। करो या मरो। बिल्कुल, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही रातों रात सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात जेलों में डाल दिया। उनका गणित बहुत सीधा था। उन्हें लगा कि लीडरशिप को काट दो तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं यहीं पर एक सवाल उठाना चाहूंगी। जब सारे नेता जेल में थे तो यह आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? ये तो पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था ना? और यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। जब ऊपर के सारे नेता जेल गए तो यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त या कहें स्पॉन्टेनियस हो गया। मतलब जनता खुद ही नेता बन गई। बिल्कुल, छात्र, युवा, आम नागरिक सब रणनीतिकार बन गए। और ये सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध नहीं था। हाँ, हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि पूरे देश में रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, डाक और टेलीग्राफ ठप कर दिए गए। लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन की नसों पे सीधा वार किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, बलिया और सतारा जैसे इलाकों में तो लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें ही बना ली। हाँ, पैरेलल गवर्नमेंट्स। सतारा की प्रति सरकार ने तो अपने खुद के कोड भी बना लिए थे, जिन्हें न्यायदान मंडल कहा जाता था। जरा सोचिए, ये अंग्रेजों के लिए कितना डरावना रहा होगा कि भारतीय अब उनके बिना अपना प्रशासन चला रहे हैं। ये ब्रिटिश राज का डेथ वारंट था। इसके बाद तय हो गया कि उनकी सत्ता बस बंदूक की नोक पर टिकी है। क्विट इंडिया! क्विट इंडिया! क्विट इंडिया! अंग्रेजों, भारत छोड़ो, करो या मरो। हमारा मकसद आजादी है। इंक्विलाब जिंदाबाद। जितनी लाठियां बरसाओगे ये आग उतनी ही फैलेगी। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आजाद भारत जिंदाबाद। बापू के अनुसार भारतीयों, करो या मरो। तो 1942 के इस आखिरी प्रहार के बाद हम सीधा 1946 पर आते हैं। विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, ब्रिटेन की इकोनॉमी चरमरा गई है और भारत को आज़ादी देने के लिए 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये मिशन भारत को अखंड रखने की उनकी आखिरी कोशिश थी। उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम का प्रस्ताव रखा। हाँ, जिसमें प्रांतों को 3 अलग अलग समूहों में बांटा जाना था। हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल और उत्तर पूर्व के प्रांत। और केंद्र को बहुत कमजोर रखा जाना था। लंदन की ठंड से दिल्ली की इस तपिश तक का सफर, ये सिर्फ 3 मंत्रियों की यात्रा नहीं है। ये एक साम्राज्य के सिमटने की आखिरी दास्तान है। क्या ये ग्रुप्स भारत को जोड़ेंगे या उसे अंदर से खोखला कर देंगे? कैबिनेट मिशन भी अब इतिहास के उस मलबे में दबने जा रहा था जहां से सिर्फ बंटवारा ही दिख रहा था। लेकिन यह फॉर्मूला फेल हो गया।
कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी और मुस्लिम लीग को डर था कि उन्हें अपना अलग राष्ट्र नहीं मिलेगा। और इस असहमति ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को समंदर बना दिया। और फिर आता है 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना की पुकार के बाद राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर आ गई। वो बहुत ही भयावह समय था। कलकत्ता पूरी तरह से शमशान बन गया था। अब वक्त आ गया है कि हम डायरेक्ट एक्शन करें। हिंदुस्तान या तो बैठेगा या बर्बाद होगा। जब पड़ोसियों के बीच की दीवारें नफरत की आग में जलने लगें, तो दरवाजे सिर्फ घर के नहीं, उम्मीद के भी बंद हो जाते हैं। उस दिन सूरज तो उगा था, पर रोशनी कहीं नहीं थी। गलियां वही थी, शहर वही था, बस इंसानियत कहीं खो गई थी। और ये हिंसा सिर्फ वहां नहीं रुकी, ये बिहार से लेकर पंजाब तक फैल गई। और इसी बेकाबू हिंसा को देखकर माउंटबेटन ने आखिरकार विभाजन का फैसला लिया। विभाजन का वो फैसला जिसने रातों रात करोड़ों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। वो आजादी की सुबह थी, पर लाखों लोगों के लिए वो अपना घर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़ने की आखिरी शाम थी। नक्शे पर एक लकीर खिंची और सदियों पुराने आंगन 2 मुल्कों में बट गए। ये ट्रेनें सिर्फ मुसाफिर नहीं, आजादी की वो कीमत ढो रही थीं, जिसे चुकाते चुकाते कई पीढ़ियां गुजर गईं। और फिर आता है 15 अगस्त 1947 का दिन। दिल्ली में जश्न का माहौल, लाल किले पर तिरंगा और नेहरू का नियति से साक्षात्कार वाला भाषण। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जन गण मन अधिनायक जय। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही मार्मिक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। जिस इंसान ने 30 साल इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो उस दिन दिल्ली के इस जश्न में क्यों नहीं था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका जवाब बहुत गहरा है। गांधी उस दिन कलकत्ते के अशांत इलाकों में थे। हाँ, वो उपवास पर थे ना? बिल्कुल। उन्हें जो आज़ादी मिली वो लाशों के ढेर और एक विभाजित राष्ट्र पर मिली थी। उनके लिए यह जश्न का नहीं, मातम का दिन था। और ये मातम जल्द ही एक और बड़े राष्ट्रीय आघात में बदल गया। आज़ादी के कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे नाम के एक धर्मांध हिंदू ने गांधी की हत्या कर दी, जिस पर टाइम पत्रिका ने बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका से की कि जैसे एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मारा था, वैसे ही यहां एक धर्मांध हिंदू ने गांधी को मार डाला। आज सूरज ढल रहा है, लेकिन मेरा यकीन अब भी उसी रोशनी पर है। आशीर्वाद सीधे चारणों से नहीं, त्याग के रास्ते पर चलने से मिलता है। Friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Bapu, as we call him, has no more now. हमारे बापू अब नहीं रहे।
यहाँ से हम अपने नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। हमने घटनाओं पर तो बात कर ली, लेकिन ये सब हमें पता कैसे चला? ये बहुत अहम सवाल है। इतिहास सिर्फ यादों में तो नहीं रहता। सही बात है। तो इसके सबूत क्या हैं? मतलब जो किताबें हम आज पढ़ते हैं, उनका कच्चा माल कहाँ से आता है? इसके लिए इतिहासकार बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उस समय के निजी खत। नेहरू की एक किताब है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। हाँ, जो दिखाती है कि इन बड़े नेताओं के बीच भी आपस में कितने वैचारिक मतभेद थे। वे अक्सर असहमत होते थे। और आत्मकथाएं भी एक बड़ा स्रोत हैं, जैसे गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, जब बात आत्मकथाओं की आती है ना, तो इतिहासकार मानते हैं कि वो एक तरफा होती हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है, ये तो एकदम आज के सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह हो गया। लोग अपनी प्रोफाइल पर वो ही दिखाते हैं जो वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये बहुत ही मजबूत पॉइंट उठाया आपने, और इसीलिए इतिहास को सिर्फ एक चश्मे से नहीं पढ़ा जा सकता। आपको विरोधी दस्तावेज भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि सरकारी फाइलें और पुलिस की रिपोर्टें। हाँ, खासतौर पर सीआईडी की रिपोर्टें। अरे, वो सीआईडी की फाइल्स तो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। उनमें गांधी के लिए कहीं महात्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश खुफिया पुलिस की नजर में वो कोई संत नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक विद्रोही थे। इससे हमें असल में ये पता चलता है कि अंग्रेज उनसे कितना खौफ खाते थे। एक निहत्था आदमी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। और साथ ही उस समय के अखबार भी बहुत कुछ बताते हैं। द हिंदू में उन्हें मसीहा बताया जाता था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रशासन का पक्ष छपता था। और हमारी एनसीईआरटी की किताबें इन्हीं सब टुकड़ों, खत, पुलिस रिपोर्ट, अखबार, सबको जोड़कर ये निष्कर्ष निकालती हैं कि गांधी असल में आम जनता के संत थे। बिल्कुल, वो क्रॉस रेफरेंसिंग का ही नतीजा है। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि गांधी चले गए, अंग्रेज विदा हो गए, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कानून बनाने की असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी।